हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिसर्च फील्ड के बारे में। फिजिक्स में जो रिसर्च फील्ड है उसके बारे में, आज के टाइम में कौन कौन से स्कोप हैं रिसर्च में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो ये काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट है, बहुत सारे इसके फील्ड्स हैं, लेकिन ये जो मेन फील्ड्स हैं उसे हम लोग केवल कंसीडर करेंगे इस वीडियो में। और एक एक करके देखते हैं कि इनका कि आज के टाइम में, आज के हिसाब से कौन कौन से रिसर्च चल रहे हैं, कौन कौन से रिसर्च में पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ है साइंटिस्ट के लिए या फिजिसिस्ट के लिए पर्टिकुलरली। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्टिकल फिजिक्स से। पार्टिकल फिजिक्स एक तरह से बेस्ड है स्टैंडर्ड मॉडल पे। ये ऑलमोस्ट 1975 के आसपास, 70s में ये वर्ड क्वाइन किया गया था, स्टैंडर्ड मॉडल। क्योंकि जैसे हम लोग 1930 के आसपास जो न्यूट्रॉन की खोज हुआ था, उसके पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की खोज हो चुकी थी। तो पहले हम लोग यही जानते थे कि कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स बस यही तीन हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल कहने का मतलब सिर्फ यही होता है पार्टिकल फिजिक्स में। एलिमेंट्री का मतलब है इन्हीं से बाकी से जितने मैटर्स हैं इसी से बने हैं जितने। तो मैटर के अलावा फोर्स भी, इंटरेक्शन भी, मैटर और उनके बीच का इंटरेक्शन, इसी पे बेस्ड है ये स्टैंडर्ड मॉडल। तो इसमें 1930s तक तो तीन ही थे, लेकिन उसके बाद 50s में लगभग 1950 से लेकर 60 के बीच में बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल खोजे गए। उस समय एक ऐसा समय था कि लगभग 15 साइंटिस्टों को ये नोबेल प्राइज मिला केवल एलिमेंट्री पार्टिकल के डिस्कवरी के लिए। तो काफ़ी उस समय हैपनिंग एरिया था, ये फील्ड था। स्टैंडर्ड मॉडल में सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स को अरेंज किया गया और बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल को प्रेडिक्ट भी किया गया। उनको डिटेक्ट उस समय नहीं किया गया था 70s में, उसे बहुत बाद में डिटेक्ट किया गया। जैसे एग्जांपल के लिए 1995 में ये टाउ न्यूट्रिनो है, इसे ढूंढा गया था। और 2000 में जो लास्ट क्वैक था उसे ढूंढा गया, जिसे टॉप क्वैक बोलते हैं, इसे ढूंढा गया। इस तरह से जो हिग्स बोसोन है, जिस पर किसी भी पार्टिकल का मास डिपेंड करता है, वो लगभग 2012, यस 2012 में इसे डिस्कवर किया गया, इसे डिटेक्ट किया गया LHC में, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स ढूंढ के बारे में प्रेडिक्शन तो पहले ही कर दिया गया, लेकिन उसे बहुत बाद में डिटेक्ट किया गया। तो ये काफ़ी अभी भी ऐसा लगता है कि सारे पार्टिकल्स ढूंढ लिए गए, लेकिन हो सकता है कि फिर से वही सिचुएशन हो जैसे 30s में था कि नहीं, तीन ही पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उसके पहले तो एटम को ही सबसे इनडिस्ट्रक्टिबल माना जाता था। फिर देखा गया कि नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद फिर देखा गया कि इससे भी ज़्यादा एलिमेंट्री पार्टिकल्स और हैं। तो ये सब ढूंढा गया। जो आज के टाइम में अगर इसे काउंट किया जाए तो लगभग जो क्वार्क और एंटी क्वार्क को मिलाकर 12 हो गए, और फिर लैप्टॉन और एंटी लैप्टॉन मिलाकर 12। तो 24 तो ये हो गए जो मैटर, जिस पे मैटर डिपेंड करता है, यूनिवर्स के जितने मैटर्स हैं। और उसके बाद फिर जो फोर्स कैरियर हैं वो 13 है, और +1 एक ग्रेविटॉन 14। तो ये टोटल 14 जो फोर्स कैरियर हैं वो हो गए। इसमें हिग्स बोसोन भी आएगा एक। तो ये टोटल मिलाकर 38 पार्टिकल्स हो गए। तो इस तरह से काफ़ी अभी भी इसमें स्कोप है इस फील्ड में। तो इस तरह से पार्टिकल फिजिक्स हमने देखा। पार्टिकल फिजिक्स में कौन कौन से स्कोप थे, अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है उसमें। फिजिक्स भी एक साइंस की तरह ही, बाकी साइंस की तरह ही एवर डायनेमिक है। इसमें भी कभी डिस्कवरी रुकता नहीं है, कुछ न कुछ डिस्कवरी होते चला जाता है। ऐसा फील होता है हमें कि अच्छा अब तो सब कुछ ढूंढ लिया गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो सारे पर्सपेक्टिव अचानक चेंज हो जाते हैं जब कुछ नया कुछ डिस्कवर होता है। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में बेसिकली दो पार्ट में इसे डिवाइड कर सकते हैं। एक तो न्यूक्लियर फिजन और दूसरा फ्यूजन।
जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन एक चेन रिएक्शन होता है, उसी तरह से एक न्यूक्लियर फ्यूजन का, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है जोड़ना और फ्यूजन का मतलब होता है टूटना। तो इसमें ऑब्वियसली एक बड़ा एटम लेंगे, बड़ा एटम को तोड़ेंगे न्यूट्रॉन के बॉम्बार्डमेंट से, ये बड़ा एटम टूटता है और एनर्जी रिलीज होता है। अब ये चेन रिएक्शन होता है क्योंकि एक न्यूट्रॉन इससे निकला, इसने एक यूरेनियम के एटम को 2 भाग में डिवाइड किया, लेकिन इस रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन्स और निकल गए। इसका मतलब हुआ कि ये 3 और इससे और न्यूट्रॉन निकलेंगे और इस तरह से ये चेन रिएक्शन होता चला जाता है। उसके बाद अब न्यूक्लियर फ्यूजन का जहाँ तक बात है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में स्मॉल एटम्स जैसे कि ड्यूटेरियम और ट्राइटन, ये दोनों ड्यूटेरियम और ट्राइटन ये हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है, इसको फ्यूज किया जाता है। यही रिएक्शन होता है सन में भी, हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है और वही एक न्यूट्रॉन और एक बड़ा एटम बनता है। इसमें टूटकर छोटा एटम बनता था, 2 छोटे एटम क्रिप्टन और बेरियम बने थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन के एटम मिलकर एक हीलियम बनाएगा और फिर न्यूट्रॉन रिलीज होगा। अब दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्लीन एनर्जी नहीं है और इससे बहुत ज़्यादा रेडिएशन भी निकलता है जो हार्मफुल होता है। हार्मफुल रेडिएशन इसमें नहीं होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में हार्मफुल रेडिएशन कम होते हैं बहुत ज़्यादा, और इसमें न्यूक्लियर वेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है और इसमें न्यूक्लियर वेस्ट नहीं होता है। तो और जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि इससे कई गुना ज़्यादा इसमें एनर्जी रिलीज होता है। तो हमारा आज का जो एनर्जी कंजम्पशन है मॉडर्न वर्ल्ड का, वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो उसे अगर न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल करके हम आराम से उस एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है हमारा, उसे पूरा कर सकते हैं। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन पे अभी तक काम चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, ये अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। वैसे न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्टर बना है, फ्यूजन का तो बहुत पहले रिएक्टर बन चुका है, बहुत जगह, इंडिया में भी बहुत जगह है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन का अभी तक किसी ने रिएक्टर नहीं बनाया है। वैसे चाइना और अमेरिका दोनों ने प्रयास किया है। चाइना का जो रिएक्टर है टोकामाक, वो 2020 तक उसने ऐसा कहा था कि वो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। वैसा ही यहाँ पे एक प्लाज्मा फ्यूजन रिएक्टर है जो यूएस ने बनाया है, तो ये दोनों अभी तक वर्किंग कंडीशन में नहीं है। कंसेप्ट तो है, प्रयास भी जारी है, लेकिन अभी तक न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्टर बना नहीं है, सक्सेसफुल इसमें अभी तक साइंटिस्ट हुए नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। तो ये तो एनर्जी से रिलेटेड थी बात। एनर्जी के अलावे इसका न्यूक्लियर फिजिक्स का इस्तेमाल हम लोग मेडिकल के क्षेत्र में भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे रेडिएशंस हैं जिस डिजीज़ को क्योर करने में उसका इस्तेमाल होता है। तो दोनों मेडिकल के अलावा, एनर्जी के साथ साथ मेडिकल के क्षेत्र में भी इसका काफ़ी यूज है। तो इस तरह से न्यूक्लियर फिजिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है और काफ़ी रिलेवेंट है आज के टाइम के हिसाब से, क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन तो बढ़ता जा रहा है। हमने 2 टॉपिक डिस्कस कर लिया, एक तो पार्टिकल फिजिक्स का, दूसरा न्यूक्लियर फिजिक्स का। अब यूनिफिकेशन क्वेस्ट के बारे में जानते हैं। यूनिफिकेशन क्वेस्ट आज से नहीं, आइंस्टाइन के टाइम से ही काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि आइंस्टाइन ने भी अब बहुत ज़्यादा प्रयास किया था यूनिफाई करने का। जो फंडामेंटल फोर्सेज हैं, 4 फोर्सेज जो हमारे फंडामेंटल हैं, उन फोर्सेज को, जो ग्रेविटी हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गए, वीक और स्ट्रॉन्ग, ये चारों फोर्सेज, आइंस्टाइन को भी ये फील होता था कि ये चारों फोर्सेज एक ही फोर्स के अलग अलग रूप हैं। इस कंसेप्ट पे बहुत सारे थियोरी भी बने। सबसे ज़्यादा फेमस GUT, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी था, जिसके लिए प्रयास आज भी किया जा रहा है। ये जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसमें लगभग सारे फोर्सेस, मैटर और इंटरेक्शन, हिग्स बोसोन, ये सारे को एक ही फॉर्मूला में कंबाइन करने की कोशिश की है। तो मैथमेटिकली तो ऐसा साइंटिस्ट ने प्रूफ कर दिया है, लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं है, इसे वेरीफाई नहीं किया
किया है अभी तक। तो ये यूनिफिकेशन का जो स्कोप है ये भी ओपन है साइंटिस्ट के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग है एज साइंटिस्ट के लिए, फिजिसिस्ट के लिए, क्योंकि इस पे प्रयास जितने भी बड़े साइंटिस्ट हैं सारे लोग कर रहे हैं। अब इस प्रयास में एक तो बताया हमने GUT, ग्रैंड यूनिफिकेशन थियरी था, उसके बाद सुपर स्ट्रिंग थियरी है, बहुत सारे थियरी इसमें भी आए, सुपर स्ट्रिंग थियरी, उसके बाद फिर क्वांटम फील्ड थियरी, फेमन का जो डायग्राम था इसमें भी, फेमन के डायग्राम में जो लाइट का इंटरेक्शन मैटर के साथ कैसे होता है वो बताया है इन्होंने। तो एक तरह से इसके बाद एक स्ट्रिंग थियरी है, स्ट्रिंग थियरी भी इसी में है, एम थ्योरी, स्ट्रिंग थियरी, एम थ्योरी, ये सारे के सारे यूनिफिकेशन के लिए अप्लाई होते हैं। यूनिफिकेशन में का जो क्वेस्ट है साइंटिस्ट का, फिजिसिस्ट का, उसे, और वो काफ़ी एक तरह से अगर ये वेरीफाई हो गया तो ऐसा समझा जाता है कि फिजिक्स का एंड हो जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा बहुत बार फेल हुआ। जब क्लासिकल मैकेनिक्स में लगभग लगा कि सब कुछ हो गया था, तो फिर क्वांटम फिजिक्स आ गया था, रिलेटिविटी आ गया था, उसी तरह से आगे फिजिक्स एक तो एवर डायनेमिक होता ही है, तो कुछ न कुछ नया आते जाएगा। अब हम लोग एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एस्ट्रोफिजिक्स भी काफ़ी ब्रॉड फील्ड है, इसमें कॉस्मोलॉजी भी आ जाता है, इसमें हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स एक बड़ा टॉपिक है जिसमें बिग बैंग आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, मैटर और एनर्जी दोनों, कॉस्मिक इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन वगैरह, ये सारे के सारे टॉपिक इसमें आ जाते हैं। ये भी काफ़ी ओपन फील्ड है, इसमें बहुत सारे रिसर्च की संभावनाएं हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं। एस्ट्रोफिजिक्स का सबसे बेसिक कंसेप्ट है ग्रेविटी, जिसे मॉडिफाई किया था आइंस्टाइन ने, न्यूटन का जो ग्रेविटी था उसे मॉडिफाई किया आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। और उसके बाद इसमें जो डिस्कवरी है वो तो रोज़ होता है, कुछ नए स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस, यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं उसे ढूंढने की कोशिश की जाती है, नए नए लाइफ के बारे में, मार्स का एक्सपेडिशन है, वो सारा सारा कुछ, स्पेस टेक्नोलॉजी है, वो सब का सब इसी पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से ये काफ़ी ब्रॉड फील्ड है, इसमें अभी तो शुरुआत ही हुआ है। इसमें अगर देखा जाए तो वैसे कॉस्मोलॉजी या फिर एस्ट्रोफिजिक्स सबसे पुराना, फिजिक्स का सबसे पुराना ब्रांच है, सबसे पुराना फील्ड है, लेकिन अभी भी ये ना के बराबर इसमें डिस्कवरी हुआ है। अभी भी हम लोग बहुत सारी ऐसी डिस्कवरी है जो अभी खोजी जानी है, अभी तक बची हुई है। तो वो अभी इस तरह से ऐसा कहा जा सकता है कि ये फील्ड अभी, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। जैसे अभी मार्स पे बसने की बात हो रही है, तो स्पेस टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा, तो सब कुछ एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोफिजिक्स में आ जाता है। उसके बाद एक बहुत ब्रॉड फील्ड है अप्लाइड फिजिक्स का। अप्लाइड फिजिक्स का मतलब हुआ कि ये इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड हो गया, जिसमें जैसे कि बायोफिजिक्स, बायोफिजिक्स का मतलब हुआ बायो से रिलेटेड चीज़ों में फिजिक्स का इस्तेमाल, बायोफिजिक्स हो गया। उसके बाद जियो फिजिक्स भी हो गया। जियो फिजिक्स मतलब अर्थ से रिलेटेड, अर्थ पे जो भी चीज़ें होती है उसको, उससे फिजिक्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अर्थक्वेक के बारे में ही, तो अर्थक्वेक अभी भी ये अभी तक किस साइंटिस्ट ने ऐसा कोई डिस्कवरी नहीं किया है, ऐसा कोई इन्वेंशन नहीं किया है जो ये डिटेक्ट कर ले कि हाँ अब इस समय यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा। तो ये साइंस का तो काम ही है प्रेडिक्शन करना, लेकिन अभी तक हम लोगों ने अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं किया है, अर्थक्वेक को अभी हम लोग नहीं कर सकते। तो ये एक ओपन फील्ड है, इसमें बहुत सारी रिसर्च की ज़रूरत है अभी, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अर्थक्वेक काफ़ी डिवास्टेटिंग होता है, तो उसे रोकने के लिए इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट लोग अपना एफर्ट लगाते हैं। बहुत सारे वेदर फोरकास्ट है, ये सब तो कर लिया हम लोगों ने सैटेलाइट को के थ्रू, या फिर मूवमेंट को मेजर कर करके, तो कुछ हद तक वो प्रेडिक्ट कर लिया हमने, लेकिन अभी तक अर्थक्वेक को नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें जो क्लाइमेट से रिलेटेड हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ये सब कुछ जियो फिजिक्स में आएगा। बायोफिजिक्स का भी बहुत एरिया वास्ट है, जैसे कि अगर कोई डिजीज़ हो गया है तो उसे नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से, नैनो टेक्नोलॉजी इसमें आ जाएगा,
बायो इन्फॉर्मेटिक्स आ जाएगा, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब के सब एक इस बायोफिजिक्स में इस्तेमाल होते हैं। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो काफ़ी एक्साइटिंग है, फ्यूचर इसका है, फ्यूचरिस्टिक फील्ड है। फ्यूचर में बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स ये तीनों एक तरह से एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ये भी एक एग्जांपल जीनोम का जहाँ तक है, जीनोम मैपिंग का, तो वो भी एक तरह से इसी का बायोफिजिक्स का पार्ट हो सकता है। तो ये काफ़ी वास्ट फील्ड है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक फील्ड है और काफ़ी एक्साइटिंग फील्ड है। हम लोगों ने जो देख लिया अब तक वो है अप्लाइड फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, यूनिफिकेशन, न्यूक्लियर फिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स। अब हम लोग लास्ट जो देखेंगे वो है कंडेंस मैटर फिजिक्स। ये लार्जेस्ट फील्ड है, ये अब तक का लार्जेस्ट फील्ड है, उसमें ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इसलिए ये फील्ड बहुत ज़्यादा फ्लोरिश किया, बहुत सारे इसमें इन्वेंशंस हुए हैं इसके हेल्प से। तो इसमें जो सबसे कुछ कुछ जो मेन टॉपिक्स आएगा उसे देखते हैं। ये जो एक तो इसमें दो दो पार्ट हैं, में इसे हम लोग डिवाइड करेंगे, एक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड और एक मैग्नेटिज्म से रिलेटेड। इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब ये है कि ये सुपर फ्लूइड और सुपर कंडक्टर का कंसेप्ट इसमें लेते हैं। सुपर कंडक्टर कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारे एलिमेंट्स, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बिल्कुल लो टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। सुपर कंडक्टर कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। जैसे मरकरी का ले लेते हैं, मरकरी तो कॉमन है। अगर मरकरी को हम 4.15 केल्विन पे, ये काफ़ी छोटा टेम्परेचर हो गया, बहुत कम, उस टेम्परेचर पे अगर रखा जाए तो मरकरी एक तरह से रेजिस्टेंस लेस हो जाता है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। इसमें इस रेजिस्टेंस अगर जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एनर्जी वेस्ट नहीं होगा। रेजिस्टेंस जीरो होने से एनर्जी वेस्ट नहीं होगा। तो सुपर कंडक्टर बनाने की कोशिश की जाती है, इससे क्या होगा कि हमारा एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं होगा। ये भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक फील्ड है जिसमें बहुत सारे रिसर्च की अभी ज़रूरत है। ये तो हुआ सुपर कंडक्टर का। उसी तरह से सुपर फ्लूइड भी होता है। सुपर फ्लूइड का मतलब जैसे जिस तरह से कंडक्टर में रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, उसी तरह से एक टेम्परेचर पे ये जो फ्लूइड है उसका भी उसकी विस्कोसिटी जीरो हो जाती है। मतलब वो बिल्कुल फ्लो करेगा, उसका फ्लो कभी रुकेगा नहीं। विस्कोसिटी, विस्कस होता है लिक्विड, इसी कारण वो ठहरता है, रुकता है। उसमें एक तरह से फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन, जिस तरह से फ्रिक्शन काम करता है मोशन को रोकने में, उसी तरह से इसमें भी फ्रिक्शन काम करता है, विस्कोसिटी काम करता है फ्लूइड के लिक्विड को रोकने में। मतलब फ्लूइड का जो लिक्विड है उसके फ्लो का लिमिटेशन है विस्कोसिटी, तो वो जीरो हो जाता है इस केस में, सुपर फ्लूइड में। तो इस तरह से सुपर कंडक्टर और सुपर फ्लूइड कम हो गया हमारा। ये कंडेंस मैटर में हुआ। कंडेंस मैटर फिजिक्स में ये चीज़ें हुई। अब आते हैं मैग्नेटिज्म पे। मैग्नेटिज्म में भी जैसे फेरोमैग्नेटिज्म, बहुत सारा, इसका भी ब्रॉड स्कोप है। तो बहुत सारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होते हैं कंडेंस मैटर के, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों रिलेटेड है, तो जहाँ इलेक्ट्रिसिटी से हम लोगों ने काम किया वहाँ पे मैग्नेटिज्म भी आएगा ही आएगा। तो वहाँ पे भी ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही ये लेविटेट कर रहे हैं। तो सुपर कंडक्टिविटी हमने देखा और सुपर फ्लूइड देखा, और उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का देखा हमने। ये 3 पॉइंट्स देख लिया। अब इसमें कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं। ये फील्ड काफ़ी ज़्यादा वास्ट है कंडेंस मैटर वाला। इसमें क्रिस्टलोग्राफी और मेटलर्जी भी इसमें इंक्लूड होता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, ये दोनों फील्ड भी। क्रिस्टलोग्राफी का यूज करके ही इसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं। रोजलिंड फ्रैंकलिन ने 1952 में क्रिस्टलोग्राफी के हेल्प से डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। ये स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये क्रिस्टलोग्राफी के हेल्प से अब हम बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उनका स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं और उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं अपने हिसाब से, या फिर जो भी पॉजिटिव वे में। रोजलिंड फ्रैंकलिन ने ये डिस्कवरी किया था, लेकिन उन्हें ये क्रेडिट नहीं दिया जाता। उनका डेथ भी हो गया था उसी समय। उसके बाद
नोबेल दिया गया वाटसन एंड क्रिक को डीएनए के डिस्कवरी के लिए। वाटसन एंड क्रिक ने इसको एक्सप्लेन किया डिटेल में, ये उनका कंट्रीब्यूशन था, लेकिन स्टार्टिंग इनसे हो गया था, रोजालिंड फ्रैंकलिन से। तो इस तरह से ये हम लोगों ने देखा। उसी तरह से मेटलर्जी का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, जहाँ भी देखो आप टेक्नोलॉजी से लेकर जो हाउस होल्ड के जितने भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सब में मेटलर्जी के कारण जो मेटल्स यूज हुए हैं उसी के कारण आज। तो मेटल्स हर जगह है और उसका एक्सट्रैक्शन जो होता है मेटलर्जी के थ्रू होता है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव बनाने की कोशिश की जाती है। तो ये फील्ड भी काफ़ी ब्रॉड है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कंडेंस मैटर वाला जो टॉपिक हुआ हमारा, ये वास्ट, बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है, सबसे लार्जेस्ट फील्ड है आज के टाइम पे। तो इस तरह से हमने सबको बारी बारी से देख लिया और कंक्लूजन ये निकालते हैं हम कि अब इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे फील्ड्स इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं, सब फील्ड, सब टॉपिक ये तो मेन टॉपिक्स हो गए, इसके साथ साथ बहुत सारे सब टॉपिक्स हो गए, इसमें और कुछ और फील्ड्स भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो काफ़ी वास्ट फील्ड है फिजिक्स का, बहुत सारे रिसर्च अभी भी इसमें चल रहे हैं। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अभी भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड में, रिसर्च फील्ड में और फिजिक्स से रिलेटेड। तो ये चेंज ही एक ऐसा है जो परमानेंट है। तो इसी कोटेशन के साथ आज ये टॉपिक हम लोग ख़त्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।